Hello everyone, I am Professor Akshay Bhosle. I welcome you all to the history module of Eklavya IAS Academy. In this Eklavya IAS Academy, we are preparing the students for the various competitive exams like UPSC, MPSC Group A services, Group B and Group C services. Other than that, we are also taking a lectures for SSC, railways and other competitive exams. In this particular academy, we are having expert faculties. For each and every subject, we have a dedicated faculty, and that particular faculty is having a highest educational background in that particular subject. Like me, I am taking a history module. Sridhar sir is there. He is a founder and director of this academy. He is taking a science module. And for other competitive exams, we have a different faculties for each and every subject. In this particular orientation lectures, we are covering a very important topic of the modern history, that is Revolt of 1857. This particular topic is oftenly asked in the various competitive exams like UPSC, MPSC Rajya Seva, that is a Group A services, and the Group B and Group C services. So let's start with the orientation, how the revolt started, what were the reasons behind the revolt, what are the reasons because of which the people got aggregated, what were the reasons because the people started revolting against the Britishers, how the revolt actually happened, what was the cause of this revolt, why this revolt couldn't be succeeded to get the independence from the East India Company, and other repercussions of this revolt. So let's start with the 1857 revolt. Before this particular topic, I would like to share the overall orientation of this modern history series. In this particular series, we are covering these all topics, and all of these topics are getting covered in the very descriptive format. And in this series, we are taking this particular chapter. So that is 1857 revolt. So let's start with the reasons first. 1857 का ये जो क्रांति था, ये जो रिवोल्ट था, इसके होने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे? बहुत बार आपको यूपीएससी हो या एमपीएससी राज्य सेवा हो, इनमें बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजंस और व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस विच लेड टू द 1857 रिवोल्ट. 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या कारण थे? अब इन कारणों को हमने कुछ हेडिंग्स में, हेडलाइंस में डिवाइड किया हुआ है. हर एक रीजंस को हमने इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है. इसमें हम इकोनॉमिक रीजंस पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पॉलिटिकल रीजंस पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सोशल रीजंस पढ़ेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस आएंगे, रिलीजियस रीजंस आएंगे एंड मिलिट्री रीजंस आएंगे. इन सभी रीजंस की वजह से धीरे धीरे लोगों के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना पैदा होती चली गई, एंड अंततः एक इमीडिएट रीजन या इमीडिएट कॉज ये स्पार्क की तरह सामने आया, जिसके कारण लोगों के मन में ये जो भावना थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो उभर के बाहर आई, वो फट के बाहर आई, एंड उसी को हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं. इस क्रांति के पीछे के कारण वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं इकोनॉमिक रीजंस की. लेट्स सी अबाउट द इकोनॉमिक रीजंस. नाउ वी ऑल नो दैट द ब्रिटिशर्स लूटेड द इंडिया. ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को पूर्णतः बहुत गंदे तरीके से लूटा था. हमने बहुत बार ये भी सुना था कि ब्रिटिशर्स ने भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ वहाँ पे की थी. भारत की संपत्ति को वो हमसे चुरा के अपने देश में लेके चले गए थे. हमने स्पेसिफिकली हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इस लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. बट यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा और इस लूट का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या परिणाम हुआ. सबसे पहले अपन बात करते हैं रेवेन्यू पॉलिसीज़ की. ब्रिटिशर्स को भारत से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल चुका था.
ये अधिकार इनको बक्सर की लड़ाई के बाद मिला था। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिशर्स को बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड अप टू द बनारस डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल चुके थे। इन अधिकारों के पश्चात ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स को शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट अंततः ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से कुछ भारत में रेवेन्यू सिस्टम्स को शुरू किया। भारत के पूर्वीय हिस्से में जो रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने शुरू की वो थी परमानेंट सेटलमेंट। भारत के दक्षिणी हिस्से में जो सेटलमेंट शुरू हुई उसे रैयतवारी सेटलमेंट कहा जाता है, और भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में जो शुरू हुई उसे माहलवारी सेटलमेंट कहा जाता है। इन सभी सेटलमेंट्स में एक चीज़ कॉमन थी, और वो था ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिया जाने वाला फ़ायदा। पहले ये होता था कि ब्रिटिशर्स को भारत के साथ अगर व्यापार करना होता था तो वो अपने देश से सोना हमारे देश में लाते थे और हमारे देश से सामान अपने देश लेके जाते थे। बट ब्रिटिशर्स की इन सब पॉलिसीज़ के कारण ब्रिटिशर्स को अभी ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो हमसे ही पैसा कलेक्ट करते थे रेवेन्यू के स्वरूप में, और उसी पैसे से हमारी चीज़ें खरीदते थे। पैसा भी हमारा, चीज़ें भी हमारी, खरीद भी हमसे ही रहे हैं, और वो भी जिस दाम पे वो कहे उस दाम पे। अब इन सब चीज़ों की वजह से भारत का व्यापार या भारत के पास आने वाला पैसा, सोना धीरे धीरे कम होते चला गया। बट फिर भी भारत से चीज़ें ये बार बार बाहर जा रही थी। ब्रिटिशर्स उन्हें अपने देश में लेके चले जा रहे थे। इसी को कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी का प्रथम चरण। इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके बाद ब्रिटिशर्स की ये जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, इसके भी भारतीय एग्रीकल्चर के ऊपर, भारतीय खेती के ऊपर ये नेगेटिव परिणाम हमें देखने मिलते हैं, एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। सबसे प्रथमतः ब्रिटिशर्स ने भारत में ये कैश में रेवेन्यू वसूलना शुरू किया। ज़्यादातर भारत में काइंड में रेवेन्यू वसूला जाता था। काइंड का मतलब है जो व्यक्ति अनाज उगा रहा है उसे अनाज के स्वरूप में रेवेन्यू देना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये जवार बाजरा उगाएगा उसे जवार बाजरा के स्वरूप में देना पड़ेगा। जो व्यक्ति गेहूं की खेती करेगा उसे गेहूं के स्वरूप में ये रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। चावल उगाने वाला किसान चावल के स्वरूप में रेवेन्यू देगा। बट ब्रिटिशर्स को हमारे गेहूं, चावल, जवार, बाजरा इससे कोई मतलब नहीं था। ब्रिटिशर्स को बस चाहिए था कैश। जो कैश ब्रिटिशर्स को भारत में सामान खरीदने के लिए उपयोग में लाया जा सके। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने हमसे भी कैश की ही डिमांड की। ब्रिटिशर्स ने भारत में किसानों के पास से कैश में रेवेन्यू वसूला। अब जो किसान पहले अपने मनमर्जी का चीज़ उगाते थे, जो घर में खाया जाता था उसे उगाने की इच्छा किसान रखते थे, अब उन्हीं किसानों को अपने घर के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए खेती करना पड़ा। ऐसी चीज़ उगाने के लिए वो मजबूर हुए जिस चीज़ का मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम था, और मार्केट में ज़्यादा करके कैश क्रॉप्स को डिमांड थी। मतलब जो किसान पहले गेहूँ, चावल, जवार, बाजरा, मकई इन जैसे धान उगा रहा था, वही किसान अभी फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने लग गया। कैश क्रॉप्स में मुख्यतः तंबाकू, अफीम, इंडिगो, कपास, ये जैसी चीज़ों का समावेश होता है। कितना भी इंसान ये कैश क्रॉप्स उगाए, बट इन कैश क्रॉप्स को वो खा नहीं सकता, अपने डे टू डे न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसी वजह से भारत के लोगों को अन्न धान्य की कमी महसूस होने लगी। समय के साथ साथ ये कमी और ज़्यादा बढ़ते चली गई। लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण मैल न्यूट्रिशन का शिकार इंडिया होने लगा, जिसके वजह से लोगों में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने लगी। दूसरा, अगर एक आध दूसरा साल बारिश नहीं आता है तो लिटरली हमें फेमाइंस जैसी परिस्थितियां भारत में देखने मिलती है। विच मीन्स बहुत सारे अर्थतज्ञों ने भी ये कहा है
कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जितने भी फेमाइंस आए थे वो नेचुरल फेमाइंस नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स की खराब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के कारण आए हुए फेमाइंस थे। दूसरा, बार बार अगर आप अपनी ज़मीन में ये कैश क्रॉप्स उगाओगे तो ज़मीन की सारी फर्टिलिटी ये गायब हो जाती है। इन कैश क्रॉप्स को हम लोग एग्जॉस्टिव क्रॉप्स भी कहते हैं, जिनके कारण बहुत बार ज़मीन का सारा पोषक द्रव्य सोख लिया जाता है और उस ज़मीन में किसी दूसरा चीज़ को अपन उगा नहीं सकते। सो ज़मीन की पोषकता भी घटती चली गई बिकॉज ऑफ दिस कैश क्रॉप। दूसरा, अपन ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले अपने घर के लिए खेती कर रहा था, जिसको अपन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, वो व्यक्ति अब मार्केट के लिए खेती करने लगा। मुख्यतः वो मार्केट के हिसाब से खेती करने लग गया। इसी को कहा जाता है व्यवसायीकरण। सो खेती का व्यवसायीकरण बहुत बार हमें शुरू होता हुआ देखने मिलता है। The commercialization of agriculture happened during the British rule because of the British revenue policies. बाद में हमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी देखने मिलते हैं, जिसमें ज़मीन की फर्टिलिटी कम होना, दूसरा किसानों का व्यवसायीकरण और तीसरा किसानों को जो इनपुट कॉस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा लगता हुआ देखने मिलता है। जो सामान्य खेती की जाती है उसमें ज़्यादा लागत नहीं लगती, इनपुट नहीं लगता, बट जो व्यावसायिक खेती की जाती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, उसमें इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण किसानों का फाइनेंशियल कंडीशन ये घटते चला गया। किसानों को ये महामारी का तो सामना करना ही पड़ा, बट किसानों को ये भूखमरी का भी सामना करना पड़ा। किसानों के पास पैसों की कमतरता आने लगी और यही किसान एक पॉइंट पे खेती करना ही छोड़ दिए। तो ये सारे के सारे जितने भी एडवर्स इफेक्ट है ये ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण हुए थे, ब्रिटिशर्स के कारण हुए थे। और इसी वजह से जितना भी किसान वर्ग था, जितना भी सामान्य वर्ग था, वो ब्रिटिशर्स से परेशान होने लगा, तंग आने लगा। दूसरे रीजंस अपन डिस्कस करेंगे, दीज आर द पॉलिटिकल रीजंस। अब ब्रिटिशर्स ने भारत में खुद के साम्राज्य का विस्तार किया। यह विस्तार करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज को अपनाया, जिसमें रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का समावेश होता है। हमने हमारे पिछले सीरीज में इन तीनों भी पॉलिसीज को डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। द रिंग फेंस पॉलिसी इज मोस्टली क्रिएटिंग अ बफर जोन। हमारे बीच में और हमारे शत्रु के बीच में ऐसा एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। मैंने इनडायरेक्ट कंट्रोल कहा। इस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है बफर जोन। जैसे मराठाओं के पास से बंगाल को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने अवध को एक बफर जोन बना लिया था। अवध में किसका सैन्य था? ब्रिटिशर्स का सैन्य। अवध के राजा को ब्रिटिशर्स को पैसा पे करना पड़ता था, जिसके बदले में ब्रिटिशर्स अपनी सेना अवध में रखते थे। बताने के लिए तो ये बताते थे कि हम अवध की संरक्षण करने के लिए इस सेना को रख रहे हैं, बट असल में प्रोटेक्शन किसको मिल रहा था? बंगाल को। क्योंकि अगर मराठे बंगाल के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो मराठाओं को कहाँ से गुजरना होगा? अवध से। अवध में किसकी सेना होगी? ब्रिटिशर्स की। लड़ाई कहाँ पे होगी? अवध में। नुकसान कहाँ पे होगा? अवध में। और प्रोटेक्टेड क्या रहेगा? बंगाल। तो इस पॉलिसी को कहा जाता है रिंग फेंस पॉलिसी, जहाँ पे राजा को खुद की सेना कम करनी पड़ेगी और किसकी सेना एक्सेप्ट करनी होगी? ब्रिटिशर्स की। और वो भी फ्री में नहीं। ब्रिटिशर्स को हर साल ये पैसे देने होंगे। जो भी सैनिक है, सैनिकों का खर्चा, सैनिकों का रहन सहन और सैनिकों का खान पान, ये सारा खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? भारतीय राजाओं को। और इससे प्रॉफिट किसको होगा? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को दूसरे के खर्चे पे खुद की इतनी बड़ी सेना मेंटेन करने पॉसिबल हो पा रहा है। एंड दिस वॉज योर रिंग फेंस पॉलिसी। Next is a subsidiary alliance policy. We can consider this policy as a upgraded version of your ring fence policy, जहाँ पे राजा को ये ब्रिटिश सेना को एक्सेप्ट करना पड़ता था। उसी के साथ साथ राजा को अपने दरबार में
एक ब्रिटिश ऑफिसर भी रखना पड़ता था। राजा को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिशर्स से पूछे बगैर हैंडल करने की अनुमति नहीं थी। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको कंपलसरी किससे पूछ के अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करना होगा? ब्रिटिशर्स से पूछ के। विच मीन्स आप किसके ऊपर अटैक करोगे, आप किसके साथ दोस्ती करोगे, कौन सी ट्रीटी आप साइन करोगे, इन सभी निर्णय में किसका इनपुट होता था? ब्रिटिशर्स का। तो इसी वजह से हमें सब्सिडरी अलायंस भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी नजर आती है, जिसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। एंड सबसे लास्ट में पॉलिसी आती है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। रानी लक्ष्मीबाई, इनके जो बेटे थे उनको राजा बनने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो अडॉप्टेड बच्चे थे। पॉलिसी ये कहती थी कि अगर कोई राजा अपने राज्य को खुद का वारिस दिए बगैर मर जाता है, तो उस राजा के अडॉप्टेड बालक को, अडॉप्टेड बच्चे को उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। विच मीन्स अगर किसी राजा को खुद का बच्चा नहीं है, तो उसके गोद लिए हुए बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता। तो ये थी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया था। इसकी शुरुआत हमारे महाराष्ट्र के ही सातारा से हुई थी। भोसले साम्राज्य जो था सातारा का, उसको भी ब्रिटिशर्स ने इसी पॉलिसी के अंडर हड़पा था। झांसी की रानी का भी एक ग्रेट एग्जाम्पल हमारे पास है। संबलपुर, बागत, नागपुर, उदयपुर, ये ऐसे कुछ संस्थान आपको नजर आते हैं, ऐसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स आपको नजर आते हैं, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगाने का प्रयास किया था। अब इन सब पॉलिसी के वजह से एक चीज आपको कॉमनली देखने मिलती है, वो है भारतीय राजाओं के ऊपर खुद का कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। ब्रिटिशर्स ने लगभग भारतीय राजाओं को अपने सामने झुकने पे मजबूर किया था, और कोई भी राजा किसी के सामने झुकना प्रेफर नहीं करता, उसे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा सॉवरिन रहना पसंद करता है, वो हमेशा सार्वभौमत्व में रहना पसंद करता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की इन्हीं सब पॉलिसीज़ के कारण राजा को डिससेटिस्फैक्शन फील होने लगा। राजाओं को कहीं ना कहीं पे उनका हक मारा जा रहा है, ये भावना उनके मन में पैदा होने लगी। अब भारतीय राजा जो थे, इनकी ऑटोनॉमी चली गई। दूसरा, भारतीय राजाओं को अपनी आर्मी कम करनी पड़ी, ब्रिटिश आर्मी एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है, राजा के आर्मी में जो जो भारतीय लोग होंगे, उनका रातों रात जॉब चला गया, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा। तो ये सब जो पुराने सैनिक, ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। दूसरा, राजा के पास जितना भी सैन्य था, राजा के पास जितने भी आर्मी थी, वो पारंपरिक हथियारों का उपयोग करते थे, जिसमें ढाल, तलवार, भाला, ये सब आता था। इन सब को बनाने के लिए राजा की खुद की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, कारखाने हुआ करते थे। इन कारखानों में बहुत सारे मजदूर काम करते थे। अब राजा की सेना ही नहीं बची, तो हथियार कैसे बनाए जाएंगे? इसी वजह से राजा के कारखानों को भी बंद करना पड़ा। शुरुआत में राजा इंडिपेंडेंट थे, राजा के पास अपने मनमर्जी से काम करने का अधिकार था, बट बाद में जाके राजा के ऊपर ब्रिटिशर्स आ गए। राजा के ऊपर ब्रिटिशर्स आने की वजह से राजा ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स बताने लगे। पहले राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, और राजा अपने शौक़ के ऊपर वो खर्चा भी करता था। बहुत सारी जगह पे हमें देखने मिलता है कि राजा की पोशाकें बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। राजा ये हीरे जवाहरात जड़े हुए जूते पहनता था। राजा के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए के ये पोशाक हुआ करते थे, और इन सभी लग्जूरियस चीज़ों को बनाने के लिए डेडिकेटेड फैक्ट्रीज हुआ करती थी। इन सब फैक्ट्रीज में दुनिया भर के मशहूर कारागिर वहाँ पे काम करते थे। इसका मतलब है, इन लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सबसे माहिर कारागिर ये राजा के फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी पर्सनलाइज्ड फैक्ट्रीज होती थी। अब राजा के पास ना ही इंडिपेंडेंस बचा है, ना ही पावर बची है, ना ही पैसा बचा है, तो राजा इतने ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा।
तो जो एकदम फाइन कारागिर है, जो एकदम माहिर कारागिर है, उनके पास अपना जॉब ही नहीं बचा। पहले वो राजा के लिए बेशकीमती चीज़ें बनाते थे, बट अभी राजा की कैपेसिटी ही नहीं बची थी इन सब चीज़ों को उपयोग में लाने की, इन सब चीज़ों को यूज़ करने की। इसी वजह से इन कारागिरों का भी जॉब रातों रात चला गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि राजा के दरबार में बहुत सारे कलाकार भी होते थे। बहुत बार आपने मूवीज़ में वगैरह देखा होगा कि दरबार में बहुत सारे नाचने वाले लोग होते थे, गाने वाले लोग होते थे, कवि लोग होते थे, विदूषक होते थे, पेंटर्स होते थे। ये सभी लोगों को राजा अपने पास आश्रय देता था, जिसको इंग्लिश में हम पैट्रनाइज कहते हैं, राजाश्रय देना कहते हैं। ये सभी कलाकारों को राजा अपना आश्रय देता था, पैसा देता था, उनको सैलरी मिलती थी राजा के दरबार में अपनी कला प्रस्तुत करने की। अब राजा के पास ही पैसा नहीं बचा, राजा के पास ही पावर नहीं बची, तो राजा इन सबको अपने पास नहीं रख पाया, इन सबको दरबार से बाहर निकलना पड़ा। एंड इसी कारण से इन कलाकारों में भी ब्रिटिशर्स के प्रति एक नेगेटिव भावना पैदा होने लगी, डिससैटिस्फैक्शन पैदा होने लगा। कुछ सोशल रीजंस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं था कि भारत के ऊपर रूल करने वाले बाहर से आए हुए ब्रिटिशर्स पहले व्यक्ति थे। भारत के ऊपर ये बहुत सारे विदेशी आक्रमणताओं ने आक्रमण किया है, बट ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तब एक यूनिक चीज़ हमें देखने मिलती है। इससे पहले जो लोग भारत में आए थे उन्होंने भारतीय संस्कृति का आदर किया, भारतीय संस्कृति को अपनाया, हमने भी उनकी संस्कृति का स्वागत किया। देयर इज अ कल्चरल एसिमिलेशन बिटवीन द फॉरेनर्स एंड द इंडियंस। हमें उनकी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में एक जीविता आई हुई देखने मिलती है। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे नेवर रिस्पेक्टेड आवर कल्चर। उन्होंने कभी हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता का सम्मान नहीं किया। उनमें हमें कल्चरल सुपीरियरिटी देखने मिलती है, रेशियल सुपीरियरिटी देखने मिलती है। उनमें हमेशा वांशिक श्रेष्ठत्व की भावना थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि हमारा वंश ये इंडियन से कई ऊंचा वंश है, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता ये इंडियन से कई ऊंची सभ्यता है। इसी वजह से उन्होंने कभी हमारा सम्मान नहीं किया, कभी हमारी सभ्यता को समझने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से उन्होंने कभी इंडियन पॉपुलेशन के साथ खुद को नहीं ढाला। दे नेवर मिक्स्ड विद द इंडियन पॉपुलेशन। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जब वो इंडिया में आए तब भी हमारे लिए फॉरेनर थे, और जब वो इंडिया से गए तब भी हमारे लिए फॉरेनर थे। वो कभी हमारी सभ्यता में मिक्स नहीं हो पाए। कई बार हमें और एक चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन। ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारी जो भी दैनंदिन चीज़ें थी उनको मिटाने का कोशिश किया। उनको हमेशा से ये लगता था कि भारत के ऊपर रूल करना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम भारत के लोगों को ये मानव की तरह जीना सिखा रहे हैं। ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर बर्डन है कि हम इंडियंस को सुधारने का काम कर रहे हैं। ऐसी उनकी विचारधारा थी। इसको वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, जिसके कारण उन्होंने हमेशा हमें नीचा दिखाने का काम किया, और वो कितने सुपीरियर है ये हमेशा से उन्होंने पॉपुलेशन को बताना चाहा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। देखिए, ब्रिटिशर्स ने भारत में एक प्रशासन की शुरुआत की। भारत में एक अलग ढलग प्रशासकीय व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने लाई। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, इन सब के बारे में अब तक हमने पढ़ा था, जिससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कि अब तक ब्रिटिशर्स ने भारत में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की। बट इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स में बहुत सारे फ्लॉजेस थे। जैसे कि सबसे पहला फ्लॉज, यहाँ पे आपको रैम्पेंट करप्शन देखने मिलता था। जनरली आज के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको गुड गवर्नेंस देखने मिलता है, सिटीजन चार्टर देखने मिलता है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच देखने मिलता है। बहुत बार आपने ARC रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमें हमारा प्रशासन बनाना है जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
लोगों के लिए काम करने वाला हो। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा शासन और हमारा प्रशासन दोनों भी लोगों को उत्तरदायी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल। बट उस वक्त का जो प्रशासन था वो बिल्कुल भी लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं था। उनको लोगों की कुछ भी नहीं पड़ी थी। वो बस लोगों को सताने के लिए और लोगों का पैसा हड़पने के लिए वहां पे बैठे हुए थे। इसी कारण से ये करप्शन की देन भारतीय प्रशासन में ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही है। और अगर हम ये कहें कि ब्रिटिशर्स ने भारत को ये करप्शन की देन दी है तो भी वहां पे गलत नहीं होगा। दूसरा, द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन। अब यह पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? देखो, ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को धीरे धीरे प्रशासन में लेना शुरू किया। जो क्लरिकल जॉब्स थी वो भारतीय लोगों के लिए खुली कर दी गई, बट भारतीय लोगों को हमेशा लो लेवल पे ही रखा गया। भारतीय लोगों को कभी भी प्रमोट नहीं किया गया। हमेशा जब भी प्रमोशन देने की बात आती थी तो गोरे आदमी को ही प्रमोशन दिया जाता था। इनफैक्ट अगर दो लोग, एक काला आदमी एक गोरा आदमी, एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं बट फिर भी दोनों को सैलरी अलग अलग दी जाती थी। गोरे आदमी की सैलरी ये बहुत बार ज़्यादा होती थी कंपेयर टू द ब्लैक मैन और अ ब्राउन मैन। हमेशा गोरे आदमी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था जब ही सैलरी देने की बात आती थी और प्रमोशन देने की बात आती थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं पे जो लोग ये ब्रिटिश व्यवस्था में काम कर रहे थे उनके मन में भी ब्रिटिशर्स के प्रति ये डिससेटिस्फैक्शन पैदा होने लगा। और यही कारण था कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मिलिट्री रीजंस के बारे में। अब मिलिट्री रीजंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जिनमें हमें ये भी देखने मिलता है कि सैनिकों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। अब मिलिट्री रीजंस में हमें सबसे पहले देखने मिलता है कि लो सैलरी। जो हमारे पास सैनिक थे जिन्हें ब्रिटिशर्स सिपॉय कहते थे, उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी एज कंपेयर टू द वाइट सोल्जर्स। सेम काले गोरे का भेद आपको यहाँ पे भी नजर आता है। अगर दो लोग ये सेम पोजीशन पे है बट दोनों की सैलरी में बहुत डिफरेंस होगा। वाइट सोल्जर की सैलरी ज़्यादा होगी और ब्लैक सोल्जर की सैलरी कम होगी। आर्मी में ये दो प्रकार की रैंक होती है, कमीशन रैंक एंड नॉन कमीशन रैंक। नॉन कमीशन रैंक ये सूबेदार तक होती है और कमीशन रैंक जिनको हम ऑफिसर रैंक कहते हैं, लेफ्टिनेंट से लेके आगे जो बढ़ती चली जाती है जनरल तक, उन्हें कहा जाता है कमीशन रैंक। एक भारतीय व्यक्ति ये कितनी भी बहादुरी दिखाए, कितनी भी ज़्यादा लगन से काम करे, आर्मी के नियमों में रह के काम करे, बट फिर भी भारतीय सैनिक को ये कमीशन रैंक में नहीं लिया जाता था। उसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रखा जाता था? नॉन कमीशन रैंक में। मतलब आदमी कितना भी बहादुरी दिखाए उसका मैक्सिमम प्रमोशन होगा सूबेदार तक। सूबेदार के ऊपर उसको रैंक नहीं मिलेगी। तो इसके कारण भी बहुत सारे सैनिक नाराज थे। उनके मन में कहीं ना कहीं पे ये डिससेटिस्फैक्शन था कि हमें कितना भी मेहनत करे बट कभी भी ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा। इनफैक्ट 1918 से या 1918 तक कभी भी सोल्जर्स को कमीशन रैंक में प्रमोट नहीं किया जाता था। 1918 के बाद ये प्रोसेस जो है वो वहाँ पे शुरू होने लगी। हम लोग उसमें बात करेंगे, जनरली हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तब यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स को हमारे सैनिकों की आवश्यकता थी, ब्रिटिशर्स को हमारे सैनिकों की ज़रूरत थी। इसी वजह से सैनिकों को किसी भी तरीके से अपनी सेना में भर्ती करवाने के लिए ब्रिटिशर्स मजबूर थे। सैनिकों को बहुत सारी छूट दी गई थी। जिनको दाढ़ी रखना है वो दाढ़ी रख सकते थे, जिनको बाल बढ़ाने हैं वो बाल बढ़ा सकते थे, जिनको टोपियाँ नहीं पहननी है, पगड़ियाँ पहननी है, वो पगड़ी पहन सकते थे, जिनको गले में कुछ मालाएं पहननी है, बाजूबंद पहनना है, आपको तावीज़ वगैरह पहनना है तो वो भी आप पहन सकते हो। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनके कंडीशन के ऊपर लोगों को आर्मी में भर्ती करवा के लिया था। बट बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म कोड ये लेके आए। अब इस कोड के चलते हुए कंपलसरी सोल्जर्स को ये यूनिफॉर्म कोड मेंटेन करना था। कोई भी सैनिक अपने माथे पे किसी भी सेक्टेरियन मार्क्स को नहीं लगा सकता।
विच मीन्स आप टीका नहीं लगा सकते, भस्म नहीं लगा सकते, या अपरे सांप्रदायिक किसी भी चीज़ों को अपने माथे के ऊपर या चेहरे के ऊपर नहीं लगा सकते। आप गले में, हाथ में कोई भी धागा, कोई भी ताबीज़ नहीं पहन सकते। कंपलसरी आपको शेव करना होगा। कंपलसरी आपको ये पगड़ी के जगह ये कैप्स पहननी पड़ेगी। तो इस तरीके के बहुत सारे नियम ये ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म कोड में इंट्रोड्यूस किए, जिनके कारण ऑलरेडी जो नाराज सैनिक थे उनमें नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ने लगी, और ये नाराज सैनिक इन्हीं सब कारणों से ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे। पहले ये होता था कि अगर कोई सैनिक ये अपने घर से दूर जाके अगर अपनी सर्विस देता है तो उसे एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता था, जिसे हम भत्ता कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा अलाउंस ये बहुत सारे सैनिक लेने के लिए कई बार मजबूरी में दूर जाके सर्व करते थे, और जिनको अपने घर के पास रहना होता था वो अपने घर के पास ही वहाँ पे सर्विस लेना प्रेफर करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने कंपलसरी सैनिकों को घर से दूर जाने के लिए कहा, और अपनी सर्विस कंपलसरी वहाँ पे आपको कुछ साल देनी पड़ेगी, यह नियम लागू किया। और ये सब करने के लिए सैनिकों को किसी भी प्रकार का अलावेंस या भत्ता नहीं दिया जाएगा, विच मीन्स आपको कंपलसरी घर से दूर जाके भी सर्व करना है, और उसके बदले आपको कोई भी अलावेंस भी नहीं दिया जा रहा है। समझिए बच्चों, ये उस समय की बात है जिस समय ये अपने घर से ज़्यादा दूर जाना ये धर्म के विरोध में माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति ये समंदर को लांघ लेता है या अपने घर से ज़्यादा दूर जाता है तो वो एक अच्छे तरीके से नहीं माना जाता था। इट्स कंसिडर्ड टू बी द बैड ओमेन। इसको एक अपराध माना जाता था, एक धर्म के विरोध में कार्रवाई मानी जाती थी, एंड लोग अपने घर से ज़्यादा दूर जाना प्रेफर नहीं करते थे। बट इनको मजबूरी में जाना पड़ा, बट उसके बदले उनको किसी भी तरीके का भत्ता या अलावेंस नहीं दिया गया। कई बार दूर दूर रहने वाले सैनिक अपने घर पे चिट्ठियाँ भी लिखा करते थे। इन चिट्ठियों में वो अपने दुख दर्द अपने घर वालों के साथ बांटा करते थे। पहले ये चिट्ठियाँ फ्री में भेजी जाती थी, बट बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडियन पोस्टल ऑफिस एक्ट को लागू किया, जिसके अनुसार सैनिकों से भी हाफ आना चार्ज लेना शुरू कर दिया। मतलब सैनिकों को अगर अपने घर में चिट्ठियाँ भेजनी है तो उन्हें भी हाफ आना पे करना होगा। इन सब चीज़ों के वजह से जो ऑलरेडी नाराज सैनिक थे वो और ज़्यादा नाराज़ होने लगे। सैनिकों की ये बढ़ती हुई नाराज़गी देख के बहुत सारे लीडर्स ने उनको एकत्रित करने का कोशिश किया, और एक ऐसा कारण हुआ जिसके वजह से इन सैनिकों का गुस्सा ये फूट के बाहर आया, जिसको अपन कहते हैं इमीडिएट कॉज। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा कि सैनिक ये सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि बहुत सारे जनसामान्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। मुख्यतः भारत के उत्तरी हिस्से में सामान्य लोगों का भी इस रिवोल्ट में सहभाग था, और ये सामान्य लोग एक चीज़ के बेसिस पे इस रिवोल्ट में आए थे, जो कि है रिलीजियस रीजंस। तो यहाँ पे रिलीजियस रीजंस भी हम लोग पढ़ेंगे। अब रिलीजियस रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज़ आती है, और वो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाए हुए चेंजेस। देखिए, कई बार हम लोग ये पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स किए, विच मीन्स ब्रिटिशर्स ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारणाएं की। अब ये सुधारणाएं अगर एथिकल वे से देखे जाए तो बहुत अच्छी है, बट उस वर्ग के लोगों के नज़रिए से अगर हम देखें, उस समय के मानव के दृष्टि से हम देखें, तो उसके धर्म में और उसकी समाज व्यवस्था में ये सारी की सारी चीज़ें इंटरफेरेंस की तरह है। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को बंद किया, ब्रिटिशर्स ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलवाई, ब्रिटिशर्स ने मिनिमम मैरिज एज लागू किया। ये सभी चीज़ें अच्छी है, बट उस वक्त के इंसान के अनुसार ये सारी चीज़ें उनके धर्म में इंटरफेरेंस थी, उनके धर्म में ये इंट्रूजन था। इसी वजह से वो लोग इसके खिलाफ हुए। प्लस ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही भारत में जो मिशनरी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी।
मिशनरी एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आई हुई संस्थाएं। सो ये मिशनरीज भारत में बहुत सारे जगह पे फैलना शुरू कर दी और इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करना शुरू किया। भारत के अलग अलग हिस्से में लोग कन्वर्ट होने लगे। भारत में कई जगहों पे लोगों को कन्वर्ट किया जाने लगा। एक पॉइंट पे लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उनको ये लगा कि ब्रिटिशर्स सभी को कन्वर्ट कर देंगे। उसमें ऐसे कोई ब्रिटिश ऑफिसर है जैसे कि नेपियर और उनके कुछ बयान जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा डरा के रखा था। अब ब्रिटिशर्स की हरकतें भी कुछ ऐसी थी जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि भाई सच में ब्रिटिशर्स सबको ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था लेक्स लोकाई एक्ट। लेक्स लोकाई एक्ट क्या था? लेक्स लोकाई एक्ट में हमें देखने मिलता है कि अगर कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट आदमी है, विच मीन्स मान लीजिए कि अगर मैं पहले हिंदू था और अब मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं रखेंगे, मेरे भाई बहन मुझसे नाता तोड़ देंगे और मुझे किसी भी प्रकार से मेरे घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, विच मीन्स मुझे घर से बेघर कर दिया जाएगा। बट ये लेक्स लोकाई एक्ट ये कहता था कि अगर कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट है फिर भी उसे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है। इफ देयर इज अ क्रिश्चियन कन्वर्ट ही कैन स्टिल इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब मुझे मेरे दादा परदादाओं की जमीन लेने से मेरे घर वाले भी नहीं रोक सकते। मेरा उतना ही हिस्सा मेरे पुरखों की जमीन में है जितना मेरे भाई बहनों का है। सो इस तरीके के एक्ट्स के कारण ब्रिटिशर्स ने लगभग ये लागू ही कर दिया था कि भाई हम सबको एक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके ही रहेंगे और लोगों को भी ये डर लगने लगा था। देखिए भारत के लोग ये अपने धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। भारत के लोग ये बहुत ज़्यादा कठोरता से अपने धर्म को फॉलो करते हैं एंड इसी वजह से इन सब रिलीजियस रीजंस के कारण लोग बहुत ज़्यादा डर गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके मन में जो भावना थी, जो दुश्मनी थी, वो और ज़्यादा फूट के बाहर आई। अब ये दुश्मनी ये एक चिंगारी के कारण आग में परिवर्तित हुई। उस इमीडिएट रीजंस को अपन अभी देखते हैं। इमीडिएट रीजंस में आपको राइफल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए ब्रिटिशर्स ने भारत में ये मॉडर्न वेपनरीज इंट्रोड्यूस की। उसमें राइफल्स होती थी। जो पुरानी राइफल्स होती थी इनमें आपको प्लेन बैरल देखने मिलती है। इसका मतलब है जो बंदूक की नली है वो एकदम प्लेन हुआ करती थी, किसी भी तरीके के खाचे उसमें नहीं हुआ करते थे। गोली जो होती थी उसमें ऊपर से डालनी पड़ती थी जिसे अपन बैरल कहते हैं, बंदूक की नली कहते हैं। फिर आपको गन पाउडर डालनी पड़ती थी। एक पाइप होता था जिससे ऊपर से दबा दबा के बंदूक की गोली को बैरल में घुसाना पड़ता था। फिर लाइटनिंग पेपर वगैरह होता था एंड फिर आपको वो फायर करना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ों के कारण बंदूक की जो रीलोडिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी, विच मीन्स आपने एक बार अगर बंदूक से फायर किया तो दूसरी बार फायर करने के लिए आपको जो समय लगता है उसे रीलोडिंग टाइम कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता था। इसी कारण से एक बार अगर आपने फायर किया तो दूसरा फायर करने के लिए बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता था। एंड दूसरा कारण बंदूक की जो बैरल थी वो प्लेन होने के कारण जो गोली है वो सीधी तरीके से जाती थी, कुछ इस प्रकार से जाती थी। जब गोली आपकी सीधी जा रही है तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हवा प्रयास करती है और हवा अगर जोर से चल रही है तो बंदूक की गोली ये सटीकता से निशाने पे नहीं लगती। ब्रिटिशर्स ने इन्हीं सभी चीज़ों को एनालाइज किया और नई राइफल्स इंट्रोड्यूस की जिनको कहा गया एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स में बहुत सारे बदलाव थे। एनफील्ड राइफल्स में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको कार्ट्रिज देखने मिलता था। कार्ट्रिज कुछ इस प्रकार से होता था जिसमें नीचे ये बुलेट हुआ करती थी, उसके ऊपर गन पाउडर होती थी एंड यहाँ पे ही आपको सारा का सारा चीज़ ये रैप किया हुआ मिलता था।
चॉकलेट जैसा आपका रैप करके आता है, उसी प्रकार से गन पाउडर और बुलेट एक ही पेपर में रैप की होती थी। इससे और एक प्रश्न सॉल्व होता था। कई बार सैनिक ये गन पाउडर ज़्यादा डाल देते थे, जिससे हाथ में फटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कई बार गन पाउडर कम पड़ जाती थी, जिससे कई बार बंदूक फूटती ही नहीं थी। इन सब कारणों को दूर करने के लिए या इन सब पॉसिबिलिटीज़ को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये वाले कार्ट्रिजेस लाए थे। इन बंदूकों को और इन कार्ट्रिजेस को सबसे पहले यूरोप में टेस्ट किया गया। यूरोप में ये कार्ट्रिजेस बहुत अच्छे से चले, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा ये ड्राई है, मॉइस्चर वहाँ की हवा में नहीं है। बट जैसे ही ये बंदूकें और ये कार्ट्रिजेस इंडिया लाए गए, इंडिया की हवा में आपको आर्द्रता नज़र आती है, मॉइस्चर नज़र आता है, उसके कारण ये खराब होने लगी। अब इनको खराब होने से बचाने के लिए कई बार ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर या कोई कोटिंग करने का कोशिश किया। एक ग्रीसी ऑयली सब्सटेंस इनके ऊपर लगाया गया। अब ये सब्सटेंस ये सख्त होता था, जिसको दांत से छील के निकालना पड़ता था। इस प्रकार से सैनिक इसको दांत से छीलते थे, उसका रैपर निकालते थे और फिर वो जो भी मसाला होता था कार्ट्रिज में उसको बैरल में खाली करते थे, फिर ऊपर से स्टिक से दबा के फायर किया जाता था। अब दांत से छीलने का ये जो प्रथा था या ये जो उनकी तरीका था, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। सैनिकों में एक अफवाह फैल उठी कि ये जो कार्ट्रिज और कार्ट्रिज के ऊपर लगाया हुआ चिपचिपा तेल युक्त पदार्थ ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है और वो मुंह में लगाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। गाय ये हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर या पिग ये मुसलमानों में हराम माना जाता है। और इसी के कारण दोनों भी सैनिकों की भावनाएं दुखना शुरू हो गई। मुस्लिम सैनिक भी इससे नाराज़ थे और हिंदू सैनिक भी इससे नाराज़ थे। एंड यही कारण बना ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांति का तत्कालीन कारण, जिसको अपन कहते हैं इमीडिएट कॉजेस। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू हुई इस रिवोल्ट को या इस क्रांति को शुरुआत से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे हमें इंसिडेंसेस देखने मिलते हैं। सबसे पहले फरवरी 1857 में बहरामपुर में सबसे पहला रिवोल्ट ये सैनिकों ने शुरू किया। 19th नेटिव इन्फेंट्री के जो लोग थे उन्होंने ये राइफल्स यूज़ करने से मना कर दिया। उसके बाद वापस से अप्रैल 1857 में बराकपुर में मंगल पांडे, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इनके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म भी आई थी। आमिर खान ने जहाँ पे मंगल पांडे जी की भूमिका की थी। कभी मौका मिले तो आप ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों को देखना ज़रूर सोचिए, इनको देखिए आप। कई बार ऐसी मूवीज़ देखने से आपको एक विजुअली वो इंसिडेंट समझ में आता है और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाती है। बस वही है कि बॉलीवुड की मूवी जब भी देखेंगे तब थोड़ा सा दिमाग खुला रख के आपको देखना है, क्योंकि कई बार सिनेमैटिक लिबर्टी के वजह से कुछ और ज़्यादा चीज़ें उसमें डाली जाती है जो बिल्कुल भी ऐतिहासिकली करेक्ट नहीं होती। सो मंगल पांडे जो है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे सैनिकों ने रिवोल्ट किया, जिसके कारण मंगल पांडे को ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दी। मंगल पांडे जी ने अपने ऑफिसर्स के ऊपर गोली चलाई थी। वहाँ पे 2 ऑफिसर्स को उन्होंने गोली मार दिया था। इसी जुर्म में मंगल पांडे को फांसी की सज़ा भी दे दी थी। इसके बाद मई अवध में इसी तरीके का रिवोल्ट हुआ था। अवध में 7th अवध रेजिमेंट जो है, इन्होंने भी अपने ऑफिसर्स के खिलाफ इसी तरीके का विद्रोह किया। मई 9 एंड मई 10 मेरठ में इसी प्रकार की एक और घटना हमारे सामने आती है। देखिए बच्चा, भले इस रिवोल्ट की शुरुआत ये सबसे पहले बराकपुर में हुई, बट इस क्रांति की असली शुरुआत ये मेरठ से मानी जाती है, क्योंकि मेरठ के सैनिक ये मेरठ में ही नहीं रुके, इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया। एंड इसी कारण से सैनिक भले सबसे पहले बराकपुर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए थे, बट इस क्रांति की असली शुरुआत ये कहाँ से मानी जाती है?
मेरठ से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के सैनिक सबसे पहले ये दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। चलो दिल्ली, ऐसा आंदोलन उन्होंने शुरू किया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली की तरफ जाते हुए उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया एंड लाल किले को घेर लिया। लाल किले में उस वक्त आखिरी मुगल बादशाह ये राज कर रहा था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। 70 से ज़्यादा साल का ये बुढ़ा राजा था। हमेशा इसको राजपाट में कम और शेरो शायरी में ज़्यादा दिलचस्पी थी। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जो एक फेमस शायर है गालिब, वो उसके दरबार में था और वो बहुत अच्छा मित्र भी था उसका। यह बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने मदद के लिए बुलाया। बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, ताकि ये रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ सैनिकी विद्रोह ना लगे। एक उसको नाम दिया जाए, एक उसको नेतृत्व दिया जाए, ताकि ऐसा दिखाई दे कि मुगल साम्राज्य ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से बहादुर शाह जफर को रिक्वेस्ट किया गया, उसको कंपल्शन किया गया कि आप हमारे रिवोल्ट का नेतृत्व कीजिए। मजबूरन बहादुर शाह जफर को इस रिवोल्ट का नेतृत्व करना पड़ा। हालांकि बहादुर शाह जो थे वो बहुत बुढ़े हुए थे, इसीलिए सिर्फ नाम के लिए वो इस रिवोल्ट के नेता थे। बट असल में बख्त खान नाम के जो व्यक्ति थे वो एक्टिवली इसको लीड कर रहे थे। सो वैसे तो आपको अगर पूछा गया कि दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, डेफिनेटली आपको बहादुर शाह जफर का नाम लेना है, बट ही वॉज अ नॉमिनल लीडर। रियल लीडर कौन थे? बख्त खान। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और एक सवाल पूछा जाता है, कौन कौन कहाँ कहाँ से नेतृत्व कर रहा था, किसने किसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहाँ कहाँ से इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, और कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में मदद की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से लीडर्स इस रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे और कहाँ कहाँ से थे। सबसे इंपॉर्टेंटली दिल्ली में मैंने जैसे आपको बताया बहादुर शाह जफर और बख्त खान ये वहाँ पे इन्वॉल्व थे। दूसरा, कानपुर से या नाना साहेब पेशवा एंड तात्या टोपे रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। आपको अगर मेरा एंग्लो मराठा वॉर का लेक्चर याद होगा तो उसमें तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध के बाद जो आखिरी पेशवा था उसको कानपुर भेज दिया था। कानपुर के नज़दीक बिठूर नाम की एक जगह थी जहाँ पे पेशवा को रहने के लिए एक स्टेट बना के दी थी, और पेशवा से कहा कि इसके बाद आप अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे रही है। पेशवा को लगभग पुणे से हकाल दिया था। अब पेशवा के बाद उसका बेटा जिनका नाम था नाना साहेब, इनको पेशवा बनने की इच्छा थी, बट जो दूसरे बाजीराव थे इनके बाद कोई भी नया पेशवा नहीं बनेगा, ये ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था। इसी वजह से नाना साहेब ने भी पेशवा जी की वस्त्र पहने और इस रिवोल्ट को लीड किया। इस रिवोल्ट में इनका नेतृत्व, इनकी मदद ये तात्या टोपे जी ने भी की थी। तात्या टोपे के बाद ये झांसी में भी एक रिवोल्ट हुआ रानी लक्ष्मीबाई जी के अंडर। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था, उनके बच्चे को राजगद्दी पे नहीं बिठाया जा रहा था। ये कह रहे थे कि आपका बच्चा अडॉप्टेड बच्चा है एंड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको अधिकार नहीं है अपनी पिताजी की गद्दी लेने का। सो इसी वजह से झांसी की रानी को उनके झांसी से निष्कासित कर दिया जा रहा था, उनके पास से उनका अधिकार छीन लिया जा रहा था, और इसी के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ये रिवोल्ट में उतर आई। इसी तरीके से आपको बिहार में भी कुंवर सिंह, ये एक पुराने जमींदार थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस रिवोल्ट में उतरते हुए देखने मिलती है। एंड बागपत में शाह मल करके एक थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। इसी तरीके से महाराष्ट्र के सातारा में भी बापूजी रंगोजी गुप्ते ये थे जिन्होंने सातारा से भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो इनका नाम भी अगर आप याद रखो तो अच्छा होगा। प्लस लखनऊ से एक महिला थी जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। हमारे एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इस लेक्चर में हमने आपको बताया था
कि किस तरीके से अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अवध के जो आखिरी राजा थे उनको अवध से हटा के कलकत्ता भेज दिया गया था, बंगाल भेज दिया गया था। उनके पूरे के पूरे राज्य को ब्रिटिशर्स ने ये कह के हड़प लिया था कि आपके राज्य में लोग खुश नहीं है। मिस गवर्नेंस के बेसिस पे उस राज्य को ब्रिटिशर्स ने हड़पा था। तो इसी कारण से मेरे पति के बाद इस राज्य को मेरे बेटे के अंडर होना चाहिए, बिरजिस कादिर के अंडर होना चाहिए, ये कह के बेगम हज़रत महल ने ये लखनऊ से इस रिवोल्ट को लीड किया था। अलग अलग लोगों ने भी, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस रिवोल्ट को कुचलने की, सप्रेस करने की कोशिश की थी। जैसे जॉन निकलसन, लेफ्टिनेंट हडसन, या दिल्ली को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। सर कॉलिन कैंपबेल ये कानपुर में रिवोल्ट कर रहे थे, या कानपुर में रिवोल्ट को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल, यही आपको नजर आते हैं। झांसी में सर ह्यू रोज ये रिवोल्ट को सप्रेस करने में लगे हुए थे। और बागपत में डनलैप करके जो व्यक्ति थे वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में लगे हुए थे। सो इस तरीके से भारत के अलग अलग जगह पे ये रिवोल्ट आपको देखने मिलता है, बट मुख्यतः भारत के उत्तरी हिस्से में ये रिवोल्ट आपको एक्टिवली नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे ये पता होना चाहिए कि ये रिवोल्ट अगर इतना अच्छा था तो ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, या इस रिवोल्ट के क्या लिमिटेशंस थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिवोल्ट के सबसे पहले अपन फीचर्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद अपन जाएंगे लिमिटेशंस के ऊपर। इस रिवोल्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ ये सैनिक नहीं बल्कि समाज के अन्य स्तरों के लोग भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं, विच मीन्स अलग अलग सोशल लेवल के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सैनिक थे, फार्मर थे, सिविलियंस थे, कई जगह पे ट्राइबल्स भी हमें इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखने मिलते हैं। तो इस तरीके से समाज के अलग अलग स्तर के लोगों ने अपना अपना इन्वॉल्वमेंट इस रिवोल्ट में दिखाया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकदम पीक पे थी। इनफैक्ट हिंदूज ये संख्या में थोड़े कम थे बट मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको यहाँ पे एकदम पीक पे नजर आती है। सबसे ज्यादा अगर कॉरपोरेशन दोनों भी धर्मों का अगर किसी रिवोल्ट में होगा तो यह है 1857 रिवोल्ट में। यहां पे और एक चीज आपको बहुत ज्यादा समझना है कि अलग अलग जगह से बहुत सारे ये प्रिंसली स्टेट्स ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था, बहुत सारे लोग डरते थे ब्रिटिशर्स से, बट झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे, शाहमल, या ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ये कुछ फीचर्स आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब कई बार ये सवाल आता है कि इतना ज्यादा प्रभावशाली होने के बावजूद भी ये रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। तो एक इंपॉर्टेंट कारण है डेमोग्राफिक लिमिट एंड ज्योग्राफिक लिमिट। ज्योग्राफिक लिमिट में हम ये कह सकते हैं कि ये रिवोल्ट यह मुख्यतः उत्तर भारत में फैला हुआ था। दक्षिण भारत में इसके ओवरऑल परिणाम हमें थोड़े कम नजर आते हैं। इसी वजह से इसका पैन इंडिया स्प्रेड आपको नहीं नजर आता। ये एक मुख्य कारण था जिसके वजह से रिवोल्ट इजीली कुचला भी गया और रिवोल्ट ये ज़्यादा दूर तक फैल भी नहीं पाया। ब्रिटिशर्स को इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वेस्ट भी थोड़ा बहुत अनअफेक्टेड था एंड सदर्न पार्ट तो पूरी तरीके से अनअफेक्टेड हमें नजर आता है। डेमोग्राफिक लिमिट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इस रिवोल्ट में भले ही हमने ये कहा कि समाज के अलग अलग स्तर के लोग इन्वॉल्व थे, बट समाज का जो सबसे बड़ा स्तर था जिसको अपन एजुकेटेड मिडिल क्लास कहते हैं, उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मिडिल क्लास के लोगों ने खुद को इस रिवोल्ट से दूर रखा था, एजुकेटेड लोगों ने खुद को इस रिवोल्ट से दूर रखा था। इन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। सो वो अलूफ रहे, वो वहां पे नॉन अलाइंड रहे, ये हमें देखने मिलता है। प्लस जो जमींदार थे इन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। जमींदारों का रिवोल्ट को सपोर्ट ना करना ये जायज़ भी है, क्योंकि जो रिवोल्ट करने वाले लोग हैं
इनका मेन टारगेट ये ज़मींदार वर्ग ही थे, क्योंकि ज़मींदार वर्ग ही थे जो लोगों को सता रहे थे। लोगों की पीड़ाओं का मुख्य कारण ही ज़मींदार वर्ग था। इसी वजह से ज़मींदारों ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया और कई संस्थानिकों ने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, राजा जो थे, रजवाड़े जो थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ रहे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स की ताकत का अंदाज़ा था। डरते थे वो ब्रिटिशर्स से, इसी वजह से वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए। इसके बाद और एक हमें नजर आता है, वो है मटेरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास एक मॉडर्न वेपन्स थे, सैनिकों के पास उतने अच्छे वेपन्स नहीं थे। ब्रिटिशर्स के पास ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, बट सैनिकों के पास वो नहीं थी। कई इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि जो सैनिक थे वो सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के भेष में किसान वर्ग था, सामान्य वर्ग था। देखिए, जितना भी स्ट्रैटेजी बनाने का काम होता है, जितना भी प्लानिंग करने का काम होता है, वो जनरली हायर रैंक के ऑफिसर्स करते हैं। सैनिकों में बहादुरी की कोई कमी नहीं थी, बट सैनिकों में कहीं ना कहीं पे हमें प्लानिंग की कमी नजर आती है, कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। ब्रिटिशर्स के पास ये सेंट्रलाइज सिस्टम थी, ब्रिटिशर्स के पास पोस्टल सर्विसेज थे, ब्रिटिशर्स के पास सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी, ब्रिटिशर्स के पास टेलीग्राफ लाइंस थी। इन सभी के कारण ब्रिटिशर्स का कोऑर्डिनेशन बेटर था। ब्रिटिशर्स ये अलग अलग जगह पे ट्रेन्स का उपयोग करके, रेलवेज का उपयोग करके अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर सकते थे और रिवोल्ट को कुचल सकते थे। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतना अच्छा प्लानिंग ये हमें भारतीय सैनिकों में नहीं नजर आता। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अपना प्लानिंग एसिमेट्रिक था, अपने पास एक अच्छा प्लानिंग नहीं था। ऑर्गेनाइजेशनल डेफिसिट, अपन ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। एक अगर मर गया तो उसके बाद उसकी जगह कौन लेगा, ये डिसाइडेड था। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इस रिवोल्ट के दरमियान मारे गए, बट उनकी जगह लेने के लिए दूसरे ऑफिसर्स रेडी थे। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफिसर्स कहीं ना कहीं पे मर जाते हैं या वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उनकी जगह लेने के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पे अवेलेबल था। लेकिन ये इतनी सटीकता से प्लानिंग भारतीय सैनिकों के पास अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से ये भी एक मेन कारण था जिसके कारण ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आइडियोलॉजिकल वॉइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बच्चा देख सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो रिवोल्ट था वो बहादुरी में कहीं पे भी कम नहीं था। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें ये नजर आता है कि एकता और सिंगल आइडियोलॉजी इसकी हमें कमी नजर आती है। एक मैं ये भी कहूँगा कि नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे लिमिटेड थी। देखिए, मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई ये राष्ट्रवादी विचारों की नहीं थी, तात्या टोपे राष्ट्रवादी विचारों के नहीं थे। इनफैक्ट हम इनको स्वतंत्रता सेनानी ही कंसिडर करते हैं। बट जब भी बात आती है नेशनलिज्म के ग्रोथ की, तो इनका नेशनलिज्म लिमिटेड था इनके प्रदेश तक। एक पैन इंडिया नेशनलिज्म यहाँ पे नहीं फैला था। हर एक व्यक्ति का इस रिवोल्ट में इन्वॉल्व होने का कारण पर्सनल था। इसी वजह से एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं थी, नेशनलिज्म की भावना उतनी ज़्यादा प्रखरता से लोगों के मन में नहीं थी, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं थी। अगर गलती से हमें इस दरमियान आज़ादी मिल भी जाती तो आगे हमारे देश को कैसे चलाए, ये प्लान किसी के पास भी रेडी नहीं था। इसी वजह से आइडियोलॉजिकल वॉइड, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे कम नज़र आता है। एंड ये मुख्य कारण था जिसके वजह से ये रिवोल्ट फेल हुआ और हम स्वतंत्रता वहाँ पे ले नहीं पाए, ब्रिटिशर्स को हम हरा नहीं पाए, ब्रिटिशर्स से खुद के देश को हम आज़ाद नहीं कर पाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और एक जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है वो है कि ये रिवोल्ट जो था उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालें। इस रिवोल्ट को हम ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहे या इसको बस एक सैनिकी विद्रोह कहे। ये बहुत बार पूछा जाता है एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं या सिर्फ इसको हम लोग सीपॉय म्यूटिनी कहेंगे।
अब वन बाय वन अपन इन दोनों भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सीपॉय म्यूटिनी की। तो इसको बच्चा सिर्फ और सिर्फ सीपॉय म्यूटिनी नहीं कहा जा सकता। इट वॉज नॉट जस्ट अ सीपॉय म्यूटिनी। इसको क्यों हम सिर्फ सीपॉय म्यूटिनी ही नहीं कह सकते? तो सबसे पहला कि इसमें सिर्फ सैनिक इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें हमें ये अन्य लोग भी इन्वॉल्व देखने मिलते हैं। इसमें कई जगह पे फार्मर्स भी इन्वॉल्व थे, कई जगह पे सामान्य लोग भी इन्वॉल्व थे, कई जगह पे ट्राइबल्स भी इन्वॉल्व थे। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये सैनिक ही इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इनफैक्ट आपको ये कहे कि सारे सैनिक भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब 2 रेजिमेंट्स ने तो इस रिवोल्ट को कुचलने के लिए मदद किया था। उस 2 रेजिमेंट्स का नाम है गोरखा रेजिमेंट एंड सिख रेजिमेंट। इन 2 रेजिमेंट्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए मदद किया था। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे सैनिक इसमें इन्वॉल्व थे या सिर्फ सैनिक ही इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये पहला कारण। अगर हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे तो भी ये पूरी तरीके से गलत होगा। क्यों गलत होगा? सबसे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर है तो वो पूरे भारत भर होना चाहिए, लेकिन ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था क्योंकि ये पूरे भारत में फैला हुआ भी नहीं था। हमें ये सिर्फ उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में देखने मिलता है, इसी कारण से इसका पैन इंडिया स्प्रेड नहीं था। दूसरा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने के लिए लोगों के मन में नेशनलिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विचारधारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे सिंगल आइडियोलॉजी लोगों की नहीं नजर आती। यहां पे जितने भी लोग हैं उनकी सिंगल आइडियोलॉजी हमें नहीं नजर आती। यहाँ पे लोगों की विचारधारा अलग अलग थी, अलग अलग कारणों से लोगों ने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया हुआ था। इसी वजह से देयर वाज नो सिंगल आइडियोलॉजी, देयर वाज नो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। अगर आज़ादी मिल भी गई तो आगे कैसे देश को चलाएंगे, इसका पर्सपेक्टिव किसी का भी क्लियर नहीं था। इसी वजह से हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बुला सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में समाज के हर स्तर के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपन किसको बुलाते हैं? कौन से मूवमेंट को अपन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व करते हैं? गांधी जी के द्वारा चलाई हुई असहकार आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को। इन सबको हम क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि इनमें समाज के हर स्तर के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट लिया था। इसमें ये गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे, रूरल एरियाज के लोग भी थे, अर्बन एरियाज के लोग भी थे, समाज के हर स्तर के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसी वजह से हम इनको कहते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन इस रिवोल्ट को स्पेसिफिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि इसमें मिडिल क्लास वर्ग ही नहीं था। ऐसा वर्ग जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग होता है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे। इसी वजह से हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते। तो यह असल में है क्या, इसको क्या कहेंगे? सो वी कैन कंसिडर इट एज इट वॉज मोर देन अ सीपॉय म्यूटिनी एंड इट वॉज लेस देन अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये सीपॉय म्यूटिनी से कहीं ज्यादा था, लेकिन ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कम था। इस लेक्चर के पश्चात हम लोग इस लेक्चर के बाद जो सुधारणाएं हुई थी, जो अलग नियम लाए गए थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर को एक बार हम समराइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने देखा था कॉजेस, जिसमें हमने अलग अलग कॉजेस पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंटली अपन ने पॉलिटिकल रीजंस पढ़े, इकोनॉमिक रीजंस पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पढ़े, सोशल रीजंस पढ़े, रिलीजियस रीजंस पढ़े, मिलिट्री रीजंस देखे हमने, और सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री रीजंस एंड स्पार्क, इमीडिएट रीजंस। उसके बाद ये रिवोल्ट किस तरीके से आगे बढ़ा उसके बारे में हमने देखा।
बराकपुर से होते हुए ये रिवोल्ट मेरठ तक फैल गया और मेरठ के सैनिकों ने इस रिवोल्ट में दिल्ली पे कूच की हुई हमें नजर आती है। दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। लगभग 1.5 से ज़्यादा महीने तक दिल्ली सैनिकों के कब्जे में थी। पूरी दिल्ली को सैनिकों ने अपने अंडर ले लिया और भारत के आखिरी मुगल बादशाह को अपना नेतृत्व कबूल करने पे मजबूर किया। सो बहादुर शाह जफर ये नाम के लिए इस रिवोल्ट के नेता थे। अब इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इस रिवोल्ट को कुचला ये भी हमने देखा। अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर डिप्लॉयड थे जो इस रिवोल्ट को कुचलने का काम कर रहे थे। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रिंस एंड प्रिंसेस भी इसमें इन्वॉल्व थे, राजा रजवाड़े भी इसमें इन्वॉल्व थे जो इस रिवोल्ट में अपना नेतृत्व देने का काम कर रहे थे। झांसी की रानी हो, नाना साहेब हो, बेगम हजरत महल हो, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे और लोगों को इकट्ठा करके इस रिवोल्ट में अपना योगदान दे रहे थे। इस रिवोल्ट की खामियां और कमियां भी हमने अभी डिस्कस की, जिससे हमें ये पता चला कि यह रिवोल्ट यह भारत को आज़ादी दिलाने में असफल रहा और वो असफल होने के क्या कारण थे ये भी हमने देखे। फिर ये रिवोल्ट का असल में कैरेक्टर क्या था? क्या ये सच में सिर्फ सैनिकी विद्रोह था या इसको हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं? ये भी पार्ट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस तरीके से इस चीज़ को अपन ने प्रॉपरली डिटेल में बहुत ही ज़्यादा एक लुसिड फॉर्म में इसको अपन ने डिस्कस किया है। आई होप इसके ऊपर आप प्रॉपरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। बहुत बार आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी जगह से कौन सा नेता इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था ये पूछा जाता है। कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर ये कौन से जगह से रिवोल्ट को सप्रेस कर रहा था ये पूछा जाता है। आपको कुछ कारण दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से कौन से कारण ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 का रिवोल्ट शुरू करने के कारण है, आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आपको कई बार ये पूछा जाता है कि रिवोल्ट के फेल होने के कारण क्या थे। ऐसे कौन सी 2 रेजिमेंट्स थी जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में मदद की, तो वहाँ पे आपको उनके नाम पता होने चाहिए। सी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फैक्ट्स। जितना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे और जितने आपके फैक्ट्स मगअप रहेंगे उतना ही अच्छा स्कोर ये आपका हिस्ट्री में आ सकता है। इन अनदर लेक्चर सीरीज वी विल कंसिडर अनदर टॉपिक, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन यू कैन ड्रॉप द कमेंट। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक ये हमसे समझना है इन अ डिटेल मैनर, यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस ये देखते रहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर UPSC, MPSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, बाय।